चलो भाई लेट्स स्टार्ट। यस सर। चलो डन। तो भाई लेट्स स्टार्ट। चलो यार देखो, हमने लास्ट क्लास में अपना एक वर्टिकल स्प्रिंग वाला केस कर लिया था और एक इंक्लाइन प्लेन पे स्प्रिंग वाला केस भी हमने कर लिया था। हमने दोनों केसेस में टाइम पीरियड फाइंड कर लिया था। बस मेरे को इतना रिकॉल करा दो, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था भाई? T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि यार इनर्शियल फैक्टर का मतलब क्या है। इनर्शियल फैक्टर का मतलब है मास जो हमारा ऑसिलेट कर रहा होगा डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। और हमारा अब टारगेट पूरा का पूरा यही रहेगा कि हमें ये स्प्रिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होता है कि भैया ये स्प्रिंग फैक्टर कितना होगा। बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो देखो इसी पे अब हम आगे अपना केस बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने वर्टिकल स्प्रिंग कर लिया, इंक्लाइन कर लिया, अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप के पैटर्न पे। भाई सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि हमारे पास अब एक पुली सिस्टम है, कि ये हो गई हमारे पास एक पुली। दिस इज द स्प्रिंग जो हमारी कनेक्टेड है, और स्प्रिंग के दूसरे एंड पे हमने कनेक्ट कर दिया है एक ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। हमें फिर से वही बताना है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन दिस केस। पहले चेक कर लो यहां तक की चीजें क्लियर हैं। यस सर। डन। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं भैया, ध्यान दो अब। यार सबसे पहली चीज, जैसे हमने वर्टिकल स्प्रिंग के केस में किया था इधर भी वो ही करना है। अभी मेरे स्प्रिंग के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। अगर मेरे स्प्रिंग के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगी या ये अपनी नेचुरल लेंथ पे होगी? वेरी गुड, तो ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे होगी। अभी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा? जैसे ही हम एक ब्लॉक कनेक्ट कर देंगे, ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा वेट, तो वेट की वजह से ये नीचे आ रहा होगा और हमारी स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही होगी। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इनिशियली हमारा स्प्रिंग फोर्स छोटा होगा mg से, इसलिए ये ब्लॉक पहले नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होती जाएगी मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा। और हमारे पास एक टाइम, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा। और ये वाली सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? दिस विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन के डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? वेरी गुड, हम इस डिस्टेंस को कंसीडर करके चलते हैं एक्स नॉट। तो आपको यार फिर से वही काम करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, कि भैया इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स, हमारा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा वेट के बराबर। इधर अभी स्प्रिंग फोर्स होगा के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन वन, सब लोग अच्छे से चेक कर लो, इक्वेशन वन तक कोई डाउट है या नहीं? नो नो सर। सर। अरे क्या बात है, बढ़िया। अब भैया मैंने क्या कर दिया, मैं अपने ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहा हूं। मेरे अंदर था कीड़ा, मेरे को शांति नहीं मिली। मैंने क्या कर दिया, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया। जब मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ दूंगा तो उस केस में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हमेशा एसएचएम ऑसिलेट करेगा। और किसके अबाउट ऑक्सिलेट करेगा? ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो याद रखना उस केस में आपका एक्स नॉट एक तरीके से एम्पलीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि ये मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। क्या ये चीज भी क्लियर है? यस सर। डन। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने पूरा नेचुरल लेंथ से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया x, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ले लिया y। तो अब मैं लिखूंगा कि भैया जो हमारा नेट रीस्टोरिंग फोर्स होगा, नेट रीस्टोरिंग फोर्स जो भी होगा वो ऊपर वाले स्प्रिंग फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स होगा। क्योंकि उस पर स्प्रिंग फोर्स बड़ा होगा तो ही हमारा ऑब्जेक्ट वापस ऊपर जाएगा। तो अब मेरे को बताओ कि अब मैं स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी लिखूं? तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के एक्स माइनस एम जी। एक्स को एक्सपैंड करके लिख देते हैं। तो एक्स को एक्सपैंड करके लिखूंगा तो मेरे पास आएगा के एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एम जी। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई के एक्स नॉट
प्लस के वाई माइनस एम जी। तो मेरे को बताओ इसमें से कौन कौन से टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे? KX नॉट और MG। अरे वेरी गुड अजय। तो भैया के एक्स नॉट और एम जी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन वन में हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो भैया हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स आया, हमने देखा कि हमारा रीस्टोरिंग फोर्स एक तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, ऊपर से जो कांस्टेंट आ रहा है वो सिर्फ अभी भी के ही आ रहा है। तो बस हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूले में अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m/k आ रहा है। लेकिन याद रखो ये इस केस में आ रहा है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट केस दूंगा उसमें के की वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो हमारा टारगेट हर बार यही होगा कि मैं हर बार के की वैल्यू फाइंड करूं कि के की वैल्यू आ कितनी रही है। और मैं अब आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली यार एग्जाम में आप ऐसे इक्वेशन थोड़ी बनाओगे। आप क्या ऐसे 6-7 स्टेप लिखोगे एग्जाम में? अगर आप ऐसे 6-7 स्टेप्स लिखने लग गए एग्जाम में, फिर तो आपका क्वेश्चन कभी भी 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो अब हम डायरेक्टली वर्क करेंगे शॉर्ट ट्रिक पे, लेकिन उससे पहले ये चीज पूरी समझ में आ जानी चाहिए। तो उसका मेरे को कंफर्म करो, क्या ये चीज पूरी क्लियर हुई या नहीं? यस सर। डन। एक ही बंदा बोला ना लाइको। ठीक है भाई, जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना। सर डन। डन। डन सर। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो अब ये वाला भी नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। चलो Yes. डन। तो यार अब मैं नेक्स्ट केस पे आ जाता हूँ। अच्छा करना है विभांशु, ठीक है ये लो। विभांशु जैसे ही हो जाए बता देना यार। हो गया सर, हो गया। ठीक है डन। चलो इधर देखो अब। यार एक चीज अगर आप नोटिस करो, सारे केसेस में जो भी हमने पहले किए थे और जो ये वाला केस किया है, एक्चुअल में हो क्या रहा है? अगर मैं इसको स्प्रिंग मान रहा हूं, तो भैया इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर, पुली के रिस्पेक्ट में मार्क करूंगा तो टेंशन फोर्स नीचे लगेगा, यहां पे भी टेंशन फोर्स नीचे लगेगा। याद रखो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो स्प्रिंग के लिए भी टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, मेरे ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है और जो स्प्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, दोनों टेंशन फोर्स सेम लग रहे हैं। तो आपको अब इस तरीके से याद रखना है कि जब भी दोनों पे टेंशन फोर्स सेम लग रहा होगा, हमारे पास फॉर्मूला यही आएगा। जब भी स्प्रिंग और ब्लॉक पे सेम टेंशन फोर्स लग रहा होगा, फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन अब हमें कौन से केस डिस्कस करने हैं? अब हमें वो वाले केस डिस्कस करने हैं जिसमें टेंशन फोर्स सेम नहीं आएगा, ब्लॉक और स्प्रिंग पे टेंशन फोर्स अलग अलग लग रहे होंगे। तो जरा जैसे ये वाला केस चेक करो कि भैया यहाँ पे एक स्प्रिंग है, फिर ये कनेक्टेड है एक पुली से, और फिर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है एक ब्लॉक। तो सबसे पहली चीज मैं क्या चाहता हूं कि सबसे पहली चीज आप तो यही करो कि यार आप टेंशन फोर्स मार्क करके बताओ कि ब्लॉक पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है और स्प्रिंग पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, फिर आगे की बात करेंगे। मार्क द टेंशन फोर्सेस ऑन द ब्लॉक एंड ऑन द स्प्रिंग। तो भैया ब्लॉक पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? t। तो पुली के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ t, इधर भी पुली के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ t। तो ऊपर कितना टेंशन फोर्स लगेगा? 2T। वेरी गुड 2T। रिया। भैया ऊपर 2t हो जाएगा, ये मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में बहुत टाइम मतलब बहुत बार बता रखा है। टी टी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए पुली के ऊपर, क्योंकि पुली मासलेस है। पुली के ऊपर नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब नीचे वाले फोर्सेस और ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल होंगे। तो नीचे टी टी ऐड होके ऊपर हो जाएगा 2t। अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये शॉर्ट ट्रिक है कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K इनटू टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग टू द पावर स्क्वायर। भैया याद रखो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मतलब एक तरीके का बहुत ही एक मतलब केसेस को डिराइव कर करके चेक हुआ है कि ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल बैठ रहा है कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K इनटू टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। तो क्या आप मेरे को डायरेक्टली K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दे सकते हो? तो भैया यस सर। K इक्विवेलेंट आ जाएगा K, टेंशन फोर्स ब्लॉक पे कितना लग रहा है? टेंशन फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है T,
लेकिन स्प्रिंग पे कितना लग रहा है, स्प्रिंग पे लग रहा है 2t, इसका होल स्क्वायर करना है। तो भैया t और t कैंसिल हो गया, तो मेरे को बताओ k इक्विवेलेंट कितना आ गया। 1/4. वेरी गुड, k इक्विवेलेंट आ गया k/4। तो बस यही तो चाहिए था। अब हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो पता ही है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट मतलब k/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखो अभी मैंने पूरा क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म करवा दिया आपको। तो यही काम है बस शॉर्ट ट्रिक का। अब आप इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। इसको नोट डाउन कर लो, ये मैंने सॉल्व करा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। Done, sir. Done, हाँ, sir. बहुत बढ़िया। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो अब अपने आप खुद से। बस सबसे पहली चीज तो यही चेक करनी है कि टेंशन फोर्स स्प्रिंग में और ब्लॉक में क्या सेम लग रहा है या अलग अलग लग रहा है। अलग अलग लग रहा है तो फोर्स का मतलब जो शॉर्टकट ट्रिक है वो लगा देना, और अगर सेम लग रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट रिलेशन। भाई ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m, ये हमारी पुली, और यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे पास स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट हमें गिवन है k। क्या करना है, फिर से वही फाइंड करना है कि भैया हमने क्या किया, इस ब्लॉक को नीचे पुल करा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कराया और छोड़ दिया। तो ये पूरा सेटअप हमारा ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा, तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। तो चलो ट्राई योरसेल्फ। भाई लास्ट 1 मिनट, क्वेश्चन का टारगेट यही है 2 मिनट में सॉल्व होने का, इसलिए शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। अबे यार अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। चलो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर मैं इस पे टेंशन फोर्स मार्क करूं, तो यार मुझे पता है ब्लॉक के लिए ऊपर टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा, तो पुली के लिए नीचे टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा। अब मुझे बताओ ऊपर कितना फोर्स रखूं ताकि इन दोनों का सम टी आए नीचे। ऊपर कितना टेंशन फोर्स रखूं और दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना रखूं, यहाँ पे कितना रखूं ताकि दोनों का सम टी आ जाए। तो भैया यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा t/2 t/2। भाई पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, टी टी रखा तो यहाँ पे 2t हो गया। तो यहाँ पे भी तो वही चीज हो रही है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स ट्वाइस होना चाहिए, तो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा, t/2 t/2। तो हम डायरेक्टली अपना k इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। k इक्विवेलेंट इज k, टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज t, Yes. टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज T. t/2। तो मतलब ये 2 चले जाएगा ऊपर, इसका स्क्वायर। तो t और t कैंसिल हो गया, तो अब की बार k इक्विवेलेंट कितना आ गया, अब की बार K. के इक्विवेलेंट आया 4k। तो के इक्विवेलेंट ही तो फाइंड करना था, फिर बस टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m/4k। चेक करके देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. डन। आर्यन, अनन्या चेक करके बताओ। हेमंत, भाई बहुत ही डल रिस्पॉन्स, आज तो मेरा खुद का ही मन नहीं करेगा फिर पढ़ाने का। चलो Sir, done.
हाँ, ऐसा कुछ बोलते रहो यार। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ यार, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। अभी तक हमने जितने भी केसेस कंसीडर किए उन सब में हमने ली है सिंगल सिंगल स्प्रिंग, लेकिन अब हमें क्या डील करना है? अब हमें डील करना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से कॉम्बिनेशन हुआ करते थे सीरीज और पैरेलल, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल वाला केस, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। भाई पैरेलल कनेक्शन में हमने क्या अज्यूम किया कि दो स्प्रिंग्स हैं और ये दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड हैं किसी एक ब्लॉक से। मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक को मैं कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करा दूंगा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो भैया ये मैंने ड्रॉ कर दी दो स्प्रिंग्स, इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, और ये दोनों की दोनों अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है। मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया इसकी नेचुरल लेंथ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और रिलीज कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा फिर SHM ऑसिलेट करेगा। तो आप अब मेरे को ये सोच के बताओ, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूं, मतलब मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करा रहा हूं, तो दोनों स्प्रिंग में कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? क्या दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स सेम होगा या डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? ये सोच के बताओ डिस्प्लेसमेंट। भाई। वेरी गुड। अगर मैं दोनों स्प्रिंग्स की इधर बात करूं तो भैया दोनों स्प्रिंग इक्वली स्ट्रेच हुई होगी। दोनों स्प्रिंग अगर इक्वली स्ट्रेच हुई है तो मतलब दोनों स्प्रिंग में क्या सेम होगा अब की बार? भैया दोनों स्प्रिंग में अब की बार जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये सेम होगा। आपको बस इसी चीज का एडवांटेज लेना है। क्या मैं लिख सकता हूं, स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग इन द स्प्रिंग वन। स्प्रिंग वन में स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा? लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा होगा। स्प्रिंग टू में भी स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा? स्प्रिंग टू लेफ्ट। में भी स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में ही लग रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं F1 इज इक्वल्स टू माइनस के, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा तो x, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो K1x। क्या पहली इक्वेशन और ये जो दूसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, क्या दोनों इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर हैं? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो मेरे को बताओ कितना फोर्स टोटल लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जो इसको पीछे खींचने, नेचुरल लेंथ पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है? F1 plus F2. वेरी गुड भैया, स्प्रिंग फोर्स ही तो है जो ऑब्जेक्ट को वापस नेचुरल पोजीशन पे लेके आ रहा है। और इधर एक स्प्रिंग फोर्स नहीं है, दोनों स्प्रिंग फोर्स है। ऊपर से दोनों की डायरेक्शन सेम है। सिंस दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसलिए ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। तो भैया मैं लिखूंगा माइनस K1x प्लस ऑफ माइनस K2x। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं माइनस एक्स। मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा K1 प्लस K2। भैया एक लास्ट बार चेक करके देख लो, यहां तक इक्वेशन थर्ड में कोई डाउट हो तो बता दो। No, sir. बढ़िया। तो अब बस क्या चीज रह गई, मेरे को इस इक्वेशन को कंपेयर करना है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के इक्विवेलेंट एक्स। तो मेरे को बताओ इस केस में के इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गई अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करूं तो? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड, माइनस के। वेरी Minus गुड। X. तो अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करूं तो हमारे पास के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2। बिल्कुल सिंपल। के इक्विवेलेंट ही हमें चाहिए होता है तो मैं डायरेक्टली टाइम पीरियड कैलकुलेट करके लिख सकता हूं कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 2 पाई रूट m बाई K1 प्लस K2। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। भाई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी चेक करते रहो, कहीं पे भी डाउट आ जाए वहीं पे रोक दो, पूछ लो। Sir. बढ़िया। क्या पीछे वाली स्लाइड करनी है? No, sir. ओके Yes, sir. One करनी है, second. ठीक है ये लो। तो यार आपको बस है ना एक चीज का ही ध्यान रखना है, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं कि भैया सीरीज में क्या चीज सेम रहती है और क्या चीज चेंज हो जाती है। तो आपको पता होगा करंट इलेक्ट्रिक के टर्म्स में कि भैया सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ही आप इस केस में भी याद रखो कि पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है और क्या चीज डिवाइड होती है। तो आपको याद रखना कि भैया पैरेलल के केस में
मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहता है, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो अलग अलग लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग कांस्टेंट की है, K1 एंड K2। अगर अब ये वाला केस क्लियर है तो मैं आ जाता हूं सेकंड वाले पे, सीरीज कनेक्शन पे। डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया। लेकिन यार अब सीरीज कनेक्शन से पहले मैं कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चीज पूछना चाहता हूं, जो जनरली है ना 9th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। तो मैं पहले ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, फिर आगे की बात करते हैं। भैया मैंने क्या किया, मैंने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए हैं। क्या आप सबने कभी स्प्रिंग बैलेंस देखे हैं? एक स्प्रिंग आती है हुक के साथ, और हम उस पर कुछ भी लटका देते हैं तो हमें वेट बता देती है वो स्प्रिंग। Yes, sir. डन। तो मैंने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, स्प्रिंग बैलेंस 1 और नीचे वाला मैंने ले लिया स्प्रिंग बैलेंस 2। तो ये याद रखना, ये दो स्प्रिंग बैलेंस है। यहाँ पे हुक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भैया ये स्प्रिंग बैलेंस है। अब इस स्प्रिंग बैलेंस पे क्या कर दिया, मैंने मास, एक मास लटका दिया है, और इस मास की वैल्यू मेरे को गिवन है कि भैया मास कितना है। सपोज मास ले लो आप 10 kg। ग्रेविटी की वैल्यू भी क्वेश्चन ने दे रखी है कि सपोज ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस का काम होता है वेट मेजर करके बताना। तो इसमें ऐसे रीडिंग्स गिवन होती है, ऐसे स्केल बना होता है। भाई मेरे हिसाब से काफियों ने देखा ही होगा, बहुत कॉमन Sir. चीज होती है, सब यूजुअली कोई लोग घर में भी रखते हैं सिलेंडर वगैरह का वेट मेजर करने के लिए। तो आपको क्या बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस 2 में और स्प्रिंग बैलेंस 1 में कितनी कितनी रीडिंग शो होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेट, वेट की कितनी वैल्यू शो होगी स्प्रिंग बैलेंस 1 में और स्प्रिंग बैलेंस 2 में? Sir, 2 में 100. 2 में 100, चलो, और 1 में? भाई सही गलत कुछ भी बता दो, लेकिन बताते रहो। More than 100. मोर देन 100, ठीक है। कोई है जिसका कुछ और आंसर हो? डन। अब यार एक चीज याद रखो, स्प्रिंग बैलेंस को हम है ना मासलेस ही कंसीडर करते हैं, जैसे पुली को मासलेस कंसीडर करते हैं। अब कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि भैया स्प्रिंग 2, मेरे को ये देखना है कि स्प्रिंग 2 को कितने फोर्स से नीचे खींचे जा रहा है। जैसे मेरे को एक चीज और बता दो, कि सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है। अगर मैंने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करा दिया, तो मेरे को बताओ, मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मेरे को बताओ पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? भाई जल्दी सब रिस्पॉन्ड करना करो। पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वेरी गुड। स्प्रिंग फोर्स भैया ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे लाना चाहता है स्प्रिंग को। लेकिन पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? Right hand. वेरी गुड। भैया दोनों पॉइंट्स पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग हर साइड से कॉन्ट्रैक्ट होके वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पॉइंट ए से खींचा है तो फोर्स सिर्फ पॉइंट ए पे ही लगेगा, गलत। अगर मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो मेरा फोर्स दोनों पॉइंट्स पे लगेगा, और वो दोनों पॉइंट्स पे कुछ इस तरीके से लगेगा कि वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाए। तो यही चीज यहाँ के स्प्रिंग बैलेंस में अज्यूम करनी है। भैया स्प्रिंग बैलेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे अंदर एक स्प्रिंग कनेक्टेड होती है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो बी। भाई मैंने कहा कि मैंने सेकंड वाली स्प्रिंग से एक मास को लटका दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो मास ने क्या किया होगा, स्प्रिंग को खींच दिया होगा। अगर मास ने स्प्रिंग को खींचा है तो मेरे को बताओ पॉइंट ए पे और बी पे स्प्रिंग फोर्स किधर किधर लग रहा होगा? पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स किधर? भैया पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ताकि स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुई है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाए। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा? पॉइंट बी Down. पे स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। पॉइंट ए पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो वेट के बराबर होगा। तो पॉइंट बी पे भी जो स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है वो भी किसके बराबर होगा? Wait. की. वेट के बराबर ही होगा। अब एक चीज चेक करो कि स्प्रिंग 1 को कौन खींच रहा है? स्प्रिंग 1 को पॉइंट बी खींच रहा है।
तो पॉइंट बी कितने फोर्स से खींच रहा है? पॉइंट बी तो वेट फोर्स से खींच रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और स्प्रिंग कनेक्ट कर लूं, तो बेसिकली जो मेरी फर्स्ट स्प्रिंग का एंड पॉइंट है, वो बेसिकली सेकंड स्प्रिंग का क्या है? वो सेकंड स्प्रिंग का Start point. फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो भैया ये दोनों पॉइंट बेसिकली सेम ही है। पॉइंट बी और सी बेसिकली सेम ही है। तो पॉइंट सी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एफ एस पी इज इक्वल टू एम जी। तो अब मेरे को बता दो, स्प्रिंग वन में कितनी रीडिंग शो करेगा स्प्रिंग बैलेंस? 100. 100 ही शो करेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई या नहीं? Yes sir. Yes, डन। sir. अब ये कॉन्सेप्ट नाइन्थ क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है? कि भैया एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की हेल्प से, कि जितना फोर्स मेरा स्प्रिंग टू पे लग रहा है तो ये हो गया एक्शन, उतना ही ये रिएक्शन देगी स्प्रिंग वन को, तो स्प्रिंग वन पे भी उतना ही फोर्स लगेगा 100 न्यूटन। अब बता दो, ये मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग को दूसरी स्प्रिंग से कनेक्ट किया था, बेसिकली स्प्रिंग वन को स्प्रिंग टू से कनेक्ट किया था, एंड पॉइंट्स कनेक्ट किए थे। तो ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल है ये वाला? Series. तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता हो जानी चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में क्या चीज सेम रहती है। सीरीज कनेक्ट स्प्रिंग फोर्स दोनों स्प्रिंग में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब की बार चेंज क्या होगा? अब की बार दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। मतलब दोनों स्प्रिंग का मटेरियल सेम नहीं है, अलग अलग मटेरियल है। तो एक स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच होगी तो एक स्प्रिंग कम स्ट्रेच होगी। क्या यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई? Yes sir. डन। तो बस यही हमें यहाँ पे करना है डेरिवेशन में। तो भैया मैंने कहा कि मैंने क्या कर दिया, दो स्प्रिंग्स ले ली, दिस इज आवर स्प्रिंग वन, फिर यहाँ पे दूसरी स्प्रिंग स्प्रिंग टू, और ये मैंने ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया। अभी ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है। मैंने इसको डिस्प्लेस करा दिया। कितना डिस्प्लेस कराया? फिर से एक्स डिस्प्लेस कराया। लेकिन अब की बार दोनों स्प्रिंग अलग अलग हैं, तो इसका स्ट्रेचिंग अलग हुआ होगा, इसका स्ट्रेच अलग हुआ होगा। तो आप अज्यूम कर लो कि भैया इसका स्ट्रेच कितना हुआ है, इसका स्ट्रेच x1 हुआ है, और इसका स्ट्रेच कितना हुआ है, x2 हुआ है। तो एक बात तो क्लियर है कि x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। जितना स्ट्रेच स्प्रिंग वन में हुआ है, जितना स्प्रिंग टू में हुआ है, उतना टोटल मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। क्या इक्वेशन वन बिल्कुल क्लियर? Yes. डन। Yes. स्प्रिंग फोर्स वन हो जाएगा -k1 x1, स्प्रिंग फोर्स टू हो जाएगा -k2 x2। यहां से x1 की वैल्यू निकालूंगा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -f/k1। यहां से x2 की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी -f/k2। इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन वन में रख दो, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू -f डिवाइडेड बाय k1 -f डिवाइडेड बाय k2। क्या कॉमन ले सकते हो? f को कॉमन ले सकते हो, -f को। मेरे पास बचेगा -k1 प्लस 1/k2, सॉरी 1/k1 प्लस 1/k2। अब भैया क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा x इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट? Yes, sir. भाई f Yes, इक्वल्स sir. टू k इक्विवेलेंट इंटू x होता है, तो मैंने f को इधर रखा तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। बस इतना सा लॉजिक लगाया है मैंने। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -f डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। तो भैया मेरे पास k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया कि 1/k इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। बस किस्सा खत्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ अ सीरीज कनेक्शन। तो अगर आप रेजिस्टेंस से रिलेट करना चाहो तो रेजिस्टेंस और इसमें इनवर्स रिलेशन है। यह फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के पैरेलल का, लेकिन यह आया है हमारे स्प्रिंग के सीरीज का, और सेम ऐसे ही पैरेलल में हुआ था। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे। तो भैया यहां तक की पूरी कहानी लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। आपको अपने आप जज करना है कि उसमें क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। Yes, sir. डन, चलो बढ़िया। सॉरी।
भाई हमने क्या कर दिया, हमने दो स्प्रिंग्स ले ली हैं, इधर स्प्रिंग कांस्टेंट के, इधर भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, मतलब दोनों स्प्रिंग सेम है सब कुछ, इधर ऑब्जेक्ट मास एम। अभी ये दोनों की दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो दिस इज द नेचुरल लेंथ फॉर द स्प्रिंग 1, दिस इज द नेचुरल लेंथ फॉर द स्प्रिंग 2। भाई मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा राइट हैंड साइड डिस्प्लेस करा दिया। कितना डिस्प्लेस करा दिया, सपोज एक्स डिस्प्लेस करा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा एसएचएम करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन ने यही कैलकुलेट करने के लिए पूछा है कि भैया बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन। चलो शुरू हो जाओ। बाय द टाइम आई विल ड्रिंक सम वाटर, आप करो कंटिन्यू। रिया वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। भाई बाकी किसी का कुछ आंसर आया। चलो सबसे पहले तो यही बता दो, ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज। वेरी गुड, अरे भैया ये पैरेलल कनेक्शन है। कैसे पता चला ये पैरेलल कनेक्शन है, मैं जितना ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा मतलब उतनी ही ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, जितनी स्प्रिंग ये स्ट्रेच होगी और जितना ऑब्जेक्ट ये राइट हैंड साइड जाएगा तो उतनी ही मेरी दूसरी स्प्रिंग कंप्रेस होगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है। यस सर। डन। तो भैया हमने साफ देखा कि इधर है ना हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया था कि ये किस टाइप का कनेक्शन होगा, ये हमारा सीरीज नहीं पैरेलल कनेक्शन होगा। याद रखो सीरीज कनेक्शन सिर्फ तब आप अज्यूम कर लो जब मेरी दो स्प्रिंग एंड टू एंड पॉइंट ज्वाइन हो, लेकिन क्या इधर मेरी दोनों स्प्रिंग एंड टू एंड पॉइंट ज्वाइन है, नहीं, इधर तो बीच में बॉक्स है, तो डेफिनेटली ये सीरीज कनेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर ये सीरीज कनेक्शन नहीं है पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए बस हमें तो इक्विवेलेंट वो चाहिए, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, सिंपल, K1 प्लस K2, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K। ये 2K हो गया। अब हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई K और K की वैल्यू 2K। दिस इज द फाइनल आंसर। यस सर। डन, बढ़िया। भाई कोई ऐसा जिसको डाउट लग रहा हो इस क्वेश्चंस में। नो सर। बढ़िया। तो आगे बढ़े। यस सर। डन। अब देखो क्वेश्चंस में ना थोड़ा लास्ट में करा दूंगा, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं ताकि आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। तो भैया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है सिंपल पेंडुलम। अब आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि सिंपल पेंडुलम वैसे तो सिर्फ ऑक्सिलेटरी मोशन का पार्ट है, लेकिन हमने जुगाड़ करके इसको किसमें फिट कर दिया, एसएचएम में फिट कर दिया। और वो जुगाड़ क्या था जिसकी वजह से मैंने इसको एसएचएम में फिट कर दिया था। स्मॉल एंगल।
वेरी गुड, कि भैया हमारे जो एंगल्स होने चाहिए वो बहुत स्मॉल एंगल्स होने चाहिए। तो इधर आज हम वही काम करेंगे। भैया हमने क्या करा, हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मतलब पेंडुलम है, और ये जो मास ऑफ द बॉब एम है। मैं डायग्राम बस थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन ये चीज याद रखना कि ये जो भी एंगल्स बन रहे हैं ये छोटे एंगल्स ही बन रहे हैं। बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रॉडर डायग्राम बना रहा हूं। भैया अगर इस वाली सिचुएशन पे आ जाओ, ये वाली सिचुएशन है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाली सिचुएशन आपको पता ही है, ये सिचुएशन होती है मीन पोजीशन। तो इस पेंडुलम के बॉब का मास गिवन है m। आप पहले तो ये बताओ कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। वेट। वेरी गुड, नीचे लग रहा होगा वेट, दैट इज mg। ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स T। अब हमें क्या करना है भैया, हमें वेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। तो मैंने वेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। जब मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो भैया ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? mg cos theta। बहुत बढ़िया। और ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू बन जाएगी mg sin थीटा। अब आप इन सारे फोर्सेस को देख लो, चार फोर्सेस हो गए बेसिकली टोटल जो मैंने मार्क किया है, mg cos थीटा sin थीटा mg और टेंशन फोर्स। आप मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सा फोर्स है जो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स है जो पेंडुलम को, बॉब को वापस उसकी मेन पोजीशन की तरफ धक्का दे रहा है? mg sin थीटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो हमें साफ दिख गया कि भैया इधर जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो बेसिकली mg sin थीटा है, ना तो mg cos थीटा, ना तो mg, ना तो टेंशन फोर्स। सिमिलरली जब ये मेरा पेंडुलम यहां चले जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम में चले जाएगा, तो भी सेम चीजें ही होगी, mg sin थीटा ही इसको वापस मेन पोजीशन पे लेके आएगा। अब भैया एंगल है स्मॉल, एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है? थीटा। थीटा में। तो मैं लिख दूंगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg थीटा। थीटा का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन एंगल? tan सर l/r। वेरी गुड, एल बाय आर मतलब आर्क अपॉन रेडियस। तो भैया जो ये हमारा पेंडुलम है बेसिकली ये भी एक सर्कुलर पाथ में ही जा रहा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से चेक करना कि भैया ये मेरा पेंडुलम था, ये यहां पहुंच गया था। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है आर्क, और जो मेरे पेंडुलम की स्प्रिंग है वो क्या बन जाएगी? मेरे पेंडुलम की जो लेंथ है, स्प्रिंग है, वो बन जाएगी बेसिकली रेडियस। क्या यहां तक की बात भी क्लियर है? यस सर। बढ़िया। तो भैया हम क्या करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स में रिप्लेस कर देते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg थीटा आया था, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg। थीटा का फॉर्मूला आर्क, आर्क की वैल्यू आप जो मर्जी रख लो। सपोज मैं आर्क की वैल्यू कुछ भी रख रहा हूं, रैंडमली y रख रहा हूं, तो mg y डिवाइडेड बाय, या इसको l लेके चलो कि क्वेश्चन में ऐसा करो, इसको r से, क्या हो गया ये, इसको r और इसको l ही रख लो ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो mg l बाय r। अब मेरे को बताओ इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीजें कांस्टेंट नजर आ रही हैं? जब मेरा पेंडुलम ऊपर नीचे जा रहा है तो कौन सी चीजें हैं जो चेंज बिल्कुल नहीं हो रही हैं? वेट। वेरी गुड, मास और ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा, और रेडियस। रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आर्क की लेंथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे ये दूर जाएगा आर्क की लेंथ इंक्रीज, जैसे जैसे ये वापस आएगा आर्क की लेंथ डिक्रीज। तो बेसिकली भैया हमारी बस एक एल वेरिएबल क्वांटिटी है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो इसको आप एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, सीधी बात। हमें दिख गया कि फोर्स की लीनियर इक्वेशन आ रही है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है, और एक कांस्टेंट भी आ रहा है जहां पे कांस्टेंट की वैल्यू है mg बाय आर। तो बस हो गया मुद्दा खत्म। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाय कांस्टेंट। जरा कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और मेरे को फाइनल फॉर्मूला बताओ, टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला कितना आ रहा है? चलो लगो काम पे, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू फॉर कांस्टेंट k और फाइनल फॉर्मूला बताओ कितना आ रहा है? r/g। l बाय g आएगा। सॉरी, हाँ आर बाई जी, आर बाई जी, मेरी गलती, मेरी गलती, आर बाई जी। ठीक है। यस सर। अब जहां पे कंफ्यूज मत होना, आर क्या है? आर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो यार इससे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चल रही है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है
ना तो वो इस मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है। मतलब चाहे मैं पेंडुलम से 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट लटकाऊं, चाहे 10 ग्राम का, चाहे 1 किलो का, उस पे उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस किस किस चीज पे टाइम पीरियड का फर्क पड़ने वाला है? एक तो ग्रेविटी का। तो अगर मैं दिल्ली में हूं, मैं हिमाचल आ जाऊं, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। तो भैया टाइम पीरियड आपका इंक्रीज होगा। वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि जब हम हाइट पे जा रहे हैं, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। ग्रेविटी और टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशन है। तो ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, ये डिपेंड कर रही है सिर्फ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे। तो जब तक मैं लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट रखूं, ग्रेविटी को कांस्टेंट रखूं, तो टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसलिए इसीलिए अब चाहे मेरे घर में वॉल क्लॉक हो, चाहे आपके घर में वॉल क्लॉक हो, सबकी वॉल क्लॉक जो पेंडुलम पे चलती है, सब में सेम टाइम शो होगा। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Done. अगर अब आप इसी फॉर्मूले को दूसरी चीज में रिलेट करो, हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले को हमने कहीं और भी यूज किया है। तो आप मेरे को याद देखते हैं किसको कितना रिवाइज्ड है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, लेकिन देखते हैं किसको कितना याद है। फटाक से आंसर आ जाना चाहिए सबका। भैया मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर हम एक टनल बना दें, अर्थ का रेडियस आर ले लें, मास एम ले लें, और हमारा पार्टिकल किसी एक डेप्थ पे आ गया है डी, तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दो, टाइम पीरियड की वैल्यू बता दो। वैल्यू मैंने लिखवाई थी आपको, आप वैल्यू बता दो। अरे बहुत ही बढ़िया, देखा किसी को याद नहीं है। सर 84.57 मिनट। अरे क्या बात है कौशिक, बिल्कुल झकास, बढ़िया। 84.5 मतलब 84.7, ऐसे ही कुछ अप्रोक्स वैल्यू। तो भैया अब ये कैसे आई? अब देखो डायरेक्टली आपके पास एक फॉर्मूला है, 2 पाई रूट r/g। तो ये मैं अर्थ के लिए बात कर रहा हूं, तो इधर अर्थ के लिए उसका रेडियस आएगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस कांस्टेंट है। तो रेडियस की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶मीटर्स। आप चाहे तो किलोमीटर्स में भी लिख सकते थे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सरफेस 9.8 होती है। जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो फिर से आपके पास डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, 84.7 मिनट्स, जो कि हमारा था अप्रोक्सीमेटली, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, 5074.3 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। यस सर। डन। तो अब आपके पास टाइम पीरियड के अगर देखा जाए तो दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 पाई/m/k, दूसरा फॉर्मूला T=2 पाई रूट r/g। और सिमिलरली अगर मैं बाकी चीजें, बाकी फॉर्मूले तो आपको पता ही होगा, 2 पाई/ओमेगा वगैरह, ये सब तो है ही। डन। Done, sir. डन। चलो, तो यार मोस्टली हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करने हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं एक एक करके कुछ मिक्स क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करने की ट्राई करना। डन डन डन। Yes, sir. बढ़िया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक मास पार्टिकल है और वो ऑसिलेट कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, वो एसएचएम कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। भैया उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे है? व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। और दूसरा, वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स फ्रॉम मीन पोजीशन। आपको क्या क्या कैलकुलेट करके देना है? आपको फाइंड करना है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दूसरा पार्ट आपको कैलकुलेट करके देना है इसका एम्पलीट्यूड। पहले चेक करो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। Yes, sir. डन। अब मैं आपको पहले तो इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्या कॉन्सेप्ट है।
भैया ये है हमारी मीन पोजीशन ओरिजिन ओ, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ए, एक्सट्रीम पोजीशन ये नेगेटिव है। आपको मैंने इतनी चीज तो बहुत क्लियरली बता दी थी कि ओरिजिन पे याद रखो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे मेरा पार्टिकल इधर जाएगा उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे पार्टिकल मेरा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। Increase. भैया मैंने रबर बैंड ली, मैंने रबर बैंड को खींचा तो मतलब इसकी वेलोसिटी ली, और यहाँ पे पकड़ के होल्ड कर लिया, अब इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। 0. 0. तो भैया यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम ओरिजिन से मीन मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए तो पार्टिकल वापस आ जाता है। भाई पेंडुलम का केस लो, ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई थी, इसलिए तो ये वापस नीचे आया। अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई होती तो ये और ऊपर जाता। बात क्लियर है। मैंने Yes, उल्टा लिख sir. दिया, हाँ मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी। वेलोसिटी 0। तो आपको एक बात क्लियर हो गई है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती है। तो क्वेश्चन ने यही बोला हुआ है कि जब मेरा पार्टिकल 3 मीटर के डिस्टेंस पे था तो वेलोसिटी कितनी थी, 4। अब पार्टिकल आगे बढ़ गया, पार्टिकल आगे बढ़ गया तो वेलोसिटी रिड्यूस हो गई है, 3 मीटर हो गई है। तो आपको क्वेश्चन ने इसके बेसिस पे एक तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और एक इसका ये एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आपको हिंट दे देता हूं। हिंट क्या देना है, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इस इक्वेशन का यूज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलो। मुझे लग रहा है आज काफी स्टूडेंट्स क्या लोहरी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, जो इतनी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। 31, जिसमें तो 1 तो मैं ही हूँ, 30। हिमाचल में लोहरी कैसे सेलिब्रेट होती है, मतलब ग्रैंड मैनर में या ओके ओके मैनर में। सर जैसे आंगन होता है सर उसमें वो आग वगैरह जला के फिर डन डन डन। मक्खी के दाने भी घूमते हैं। बढ़िया। भाई फटाफट ट्राई करो कंप्लीट करने का। एरी कुछ आंसर आया। भाई सीधे सीधे मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स। तो हमारे ओमेगा की वैल्यू भी आ जाएगी और ए की वैल्यू भी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, दो इक्वेशंस बना दो। वेरी गुड अंशिता, आपका आंसर सही है। वेरी गुड मानसी, आपका भी आंसर सही है भाई, बहुत बढ़िया। अक्षिका बिल्कुल सही, वेरी गुड। मानसी दोनों आंसर सही। चलो डन। करें स्टार्ट सॉल्व करना। यस सर। चलो डन।
तो भैया सीधे सीधे मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा। V1 की वैल्यू थी 4, 4 का स्क्वायर मैंने पहले स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 16 इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स का स्क्वायर होगा 9, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन मैंने फिर से स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे आएगा 9 इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू ए स्क्वायर माइनस 16। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास ओमेगा की भी वैल्यू आ जाएगी और एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप मैच करो, आपके ओमेगा की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 1 रेडियंस पर सेकेंड, एंड जो आपकी वैल्यू आएगी एम्पलीट्यूड के लिए दैट विल बी कम आउट टू बी 5 मीटर्स। सब लोग चेक कर लो यहां तक आंसर पूरा सही आया है या नहीं आया है। सर आगे। आ गया भाई, बहुत बढ़िया। डन डन डन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। हमें एक स्प्रिंग गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अभी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m। अभी ये ऑब्जेक्ट बेचारा चुपचाप रेस्ट पे बैठा है। अब हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करके आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी m है और ये ट्रैवल करके आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ट्रैवल करके आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट ए है ये बी के साथ कोलाइड करके स्टिक कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए स्टिक्स विद ऑब्जेक्ट टू, स्टिक्स विद ऑब्जेक्ट बी एंड मूव्स टुगेदर। आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। और साथ की साथ फिर ये हमारा ऑसिलेट करेगा तो आपको इसका टाइम पीरियड भी बताना है। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। Yes, sir. बढ़िया। या आप ऐसा कर लो, आप इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन ही फाइंड कर लो, टाइम पीरियड को छोड़ दो। चलो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। यहां पे याद रख लेना मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं एम्पलीट्यूड, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द कंप्रेशन। चलो ट्राई योरसेल्फ, एक बार खुद से ट्राई करो फिर देखेंगे। किसी को मेथड पता है कैसे सॉल्व करना होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? या चलो इतना ही बता दो कि स्प्रिंग मैक्सिमम कब तक कंप्रेस करती है। जब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो। वेरी गुड अजय। कि भैया होगा क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है और वो कोलाइड करेगा बी के साथ और दोनों साथ में मूव करेंगे तो मतलब इस सिस्टम के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ये पूरे के पूरे दो ब्लॉक्स तब तक स्प्रिंग को कंप्रेस करते रहेंगे जब तक इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आपको ले दे के यही करना है कि सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी कि हमारे सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए मेरे को वेलोसिटी, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इतना मैंने हिंट दे दिया, 90%, 10% अपने आप सोच लो अब।
चलो देखो, सबसे पहली चीज इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, सबसे पहली चीज क्या करोगे, सबसे पहली चीज आप यूज करोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि भैया हमारी जब दो चीजें कोलाइड करती हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो इधर मैं मोमेंटम को कंजर्व करा सकता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? MV। mv। तो मेरे को पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखना है, तो मैं इधर लिखूंगा ma इंटू वी प्लस एम बी इंटू वी, सॉरी मतलब ये यू इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, ma इंटू यू प्लस एम बी इंटू यू इज इक्वल्स टू ma इंटू वी प्लस एम बी इंटू वी। तो अल्टीमेटली जब मैं इक्वेशन यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि भैया मास ए वो तो v वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन मास b तो रेस्ट पे था, तो ये टर्म पूरा कट गया, रेस्ट पे है, इक्वल्स टू जब ये दोनों कोलाइड करके स्टिक कर गए हैं तो व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा कि भैया इनका मास डबल हो गया mm, और अब ये किसी एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। m और m कट गया, तो मेरे पास जो ये कॉमन वेलोसिटी आई है ये कितनी आई है? कॉमन वेलोसिटी आई है v/2। सब लोग यहां तक कंप्लीट करो पहले। Sudden. Then sir. ओके, बढ़िया। तो यार हमारे पास एक कॉमन वेलोसिटी मिल गई है, मतलब मेरे को पता चल गया कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो क्या अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो कि ये कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है? तो भैया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ टोटल मास दैट इज 2m और इनटू v डैश का स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करके बताओ भैया, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कमिंग आउट? टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ Dash. कितनी आ रही है? MV dash. एम वी नहीं नहीं, v डैश की भी तो वैल्यू रखोगे ना, v/2। तो 2 से 2 कट गया, यहां तक की बात समझ में आ गई। m और v डैश की वैल्यू थी v/2, तो v/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? v/4। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई mv/4। सब भैया यहां तक आराम से चेक करके देख लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। No sir. डन डन डन। तो भैया हम अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मतलब बेसिकली ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ 1/4 mv²। अब मैंने आपको बताया था कि भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। तो यहां से मैं एम्पलीट्यूड इजीली निकाल सकता हूं। तो आपको बस इक्वेट करना है 1/4 mv² इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। तो आप मेरे को इससे कैलकुलेट करके बता दो भैया एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही है, बस किस्सा खत्म। The root MV²/2. तो यार हाँ बिल्कुल, अंडर रूट ऑफ आ जाएगा हमारे पास mv²/2। बिल्कुल सही, 2k, नहीं सॉरी 2k क्यों आएगा, हाँ करेक्ट 2k आएगा। डन, ये फाइनल आंसर है। तो भैया चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चेक करो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। No sir. सही है सर, आगे तो आ गया? तो चलो अब एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे यार कहाँ गया ये, गिव मी अ मिनट प्लीज। कहता हूं कि आपको लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कितनी चीजें याद हैं या कितनी चीजें याद नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा एक पर्सन है जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये हमारा एक पर्सन है जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ये प्लेटफॉर्म हमारा ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म ऑसिलेट कर रहा है, कितनी एक्सीलरेशन से ऑसिलेट कर रहा है? अज्यूम कर लो कि भैया ये ए एक्सीलरेशन से ऑसिलेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, बेसिकली प्लेटफॉर्म हमारी वेइंग मशीन है, एक तरीके से ये अज्यूम कर लो कि प्लेटफॉर्म बेसिकली हमारी वेइंग मशीन है। तो आपको ये बताना है कि भैया वेइंग मशीन मैक्सिमम और मिनिमम कितनी रीडिंग शो करेगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं?
रिपीट कर दो। रिपीट कर दो एक बार। बिल्कुल भाई, मैंने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इज लाइक बेसिकली वेइंग मशीन, इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, पर्सन का मास अज्यूम कर लो, पर्सन का मास है m। हम कह रहे हैं भैया वेइंग मशीन हमारी ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे। आपको क्या बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम रीडिंग एंड द मिनिमम रीडिंग शोन इन द वेइंग मशीन। डन डन डन। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। अब भैया राकिब सर भी आ गए हैं, मैं पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि भैया पर्सन है वेइंग मशीन के ऊपर, वेइंग मशीन ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। मेरे को क्या शो कर बताना है, मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग्स बतानी है जो वेइंग मशीन शो करेगा। मैक्सिमम एंड द मिनिमम रीडिंग बतानी है। अब क्वेश्चन में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो चीज चेक करो। भैया मास ऑफ द पर्सन गिवन है 60 kg। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कि भैया ये जो ऑसिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और लास्ट हमें गिवन है एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। अब पहले तो मेरे को यही बता दो कि क्वेश्चन कुछ समझ में आ भी रहा है या बिल्कुल सर अभी भी नहीं, हवा से ऊपर है क्वेश्चन। सर थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है, मैं पहले पूरे ही चीज क्लियर करता हूँ। यार देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो मेरी वेइंग मशीन स्टार्ट हो रही है ना, बेसिकली ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मेरा ओरिजिन क्या बन जाएगा, मीन पोजीशन। और फिर से ये वाली पोजीशन क्या बन जाएगी, ये वाली पोजीशन मेरी बन जाएगी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक क्लियर है। यस सर। अगर मैंने आपको एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया है तो मतलब मैंने आपको ओरिजिन से ये डिस्टेंस दे दिया। तो अगर मैंने ओरिजिन से ये डिस्टेंस दे दिया तो मेरे को बताओ ऊपर से लेके नीचे तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल बढ़िया जय, 10 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक चीज देखो, मैंने आपको टोटल डिस्टेंस भी दे दिया है, मैंने आपको मास दे दिया है, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी भी बता दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं बस आपको स्टेप्स बता रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन काम करना आपका ही है। सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, ये बताओ भैया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। Sir, omega square amplitude. वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन मेरी एक्सीलरेशन चेंज होती है। तो क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग पूछा है, तो भैया मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग इसके एक्सट्रीम पोजीशंस पे ही आएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस मेरी एक्सीलरेशन हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए। ओमेगा का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो भैया क्या आप इसकी एक्सीलरेशन फाइंड कर लोगे, एक सबसे लोएस्ट पॉइंट पे और एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। यस सर। डन। अब एक चीज बताओ मेरे को, अब थोड़ा सोचना, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेट कर रहा हूं। जब मेरा ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ मूविंग लिफ्ट। तो जब लिफ्ट नीचे जाती है तो पर्सन के वेट पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। इंक्रीज। इंक्रीज। भैया जब लिफ्ट नीचे जाती है तो पर्सन का वेट डिक्रीज हो जाता है, भूल गए आप लोग। और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो पर्सन का वेट इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले तो वो टॉपिक रिकॉल करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेट एट द लोएस्ट पॉइंट एंड वेट एट द हाईएस्ट पॉइंट। फॉर्मूला याद दिला देता हूं, आपको तो याद भी नहीं है फॉर्मूला। वेट एट द लोएस्ट पॉइंट होगा जी माइनस ए, और एट द हाईएस्ट पॉइंट होगा जी प्लस ए। लेकिन ये लोएस्ट पॉइंट पे ए क्या होगा, ये A1 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे ए क्या होगा, A2 होगा। तो A1 A2 की वैल्यू निकालना, WL WH में सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऊपर या स्ट्राइक, स्ट्राइक सर। ठीक है भैया, बाकी कोशिश करना, टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में फिर सोचेंगे देखेंगे इसका भी। यस। चलो, तो आज के लिए कहानी इतनी ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और फुल्ली एंजॉय।